गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल्स एजुकेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 26 अक्टूबर 2020 और आज के करंट अफेयर्स सेशन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे नेशनल और ग्लोबल लेवल के इश्यूज़ की, टॉपिक्स की या न्यूज़ की जो कि यूपीएससी की रिलेवेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और यूएस इलेक्शंस की। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस में इलेक्शन है, अमेरिका में इलेक्शन है, उसका इंडिया से क्या मतलब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये जो दुनिया है इस समय ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में चल रही घटनाओं का आपके देश में प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, भले ही वो डायरेक्टली पड़े या इनडायरेक्टली पड़े, बट पड़ता है। तो इसीलिए आज हम थोड़ा सा जानेंगे इस बात को कि यूएस के इलेक्शंस जो होने वाले हैं मैटर क्यों करते हैं इंडिया के लिए। देखिए, इससे पहले हमें थोड़ा सा इंडिया और यूएस के रिलेशन का बैकग्राउंड जानना होगा। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय इंडिया मतलब कि यूएस के साथ, इंडिया यूएस क्या लगभग पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया ने ये बना के रखा था कि हम सबके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे। हालांकि उसके कुछ ही सालों बाद, 4-6 साल बाद, 10 साल बाद, कोल्ड वॉर अपने चरम पे थी। कोल्ड वॉर कहने का मतलब रशिया और अमेरिका, ये दोनों देश आपस में बहुत तगड़े तरीके से कॉम्पीट कर रहे थे, एक दूसरे को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी दौरान अमेरिका चाहता था कि भारत उसको एकदम वन वे में सपोर्ट करे, पूरा सपोर्ट मिले उसे भारत का। ठीक है, हालांकि भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा था उस समय। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहने का मतलब इंडिया की एक सिंपल सी पॉलिसी थी, भाई ऐसा है दुनिया में कोई भी दो कंट्रीज लड़ रही हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, वी विल रिमेन न्यूट्रल। तो इस पॉलिसी को बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी भी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसके बारे में जाके अच्छे से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो जब इंडिया ने लगातार यूएसए को सपोर्ट देने से मना किया तो यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनका सपोर्ट ढूंढने लगा और इस कड़ी में यूएसए को मिला पाकिस्तान। पाकिस्तान की शुरुआती इतिहास रहा है डिपेंडेंट कंट्री, मतलब दूसरे से ही उनका रोजी रोटी चलती है। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान को मिल गया यूएसए का सपोर्ट। अब जब यूएसए पाकिस्तान को बहुत अधिक ज़्यादा सपोर्ट करने लगा, लगभग 1970s की बात है, 1971 की बात है, जब यूएसए ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया तो इंडिया थोड़ा सा टेंड हो गया, किसकी तरफ, रशिया की तरफ। कि उसे एक अच्छा मित्र बनाया जा सके, ताकि कल को अगर यूएसए अमेरिका कुछ मदद करे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इंडिया में अटैक करे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक बैकअप तैयार रहे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इंडिया और रशिया के बीच थोड़े से रिलेशन अच्छे हुए, और इंडिया और रशिया के रिलेशन अच्छे होने से इंडिया और यूएसए के रिलेशन बद से बदतर हो गए। ठीक है, तो कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, इंडिया और यूएसए के बीच अच्छे रिलेशन नहीं थे। उस समय तो लगभग 1970s के बाद लोग ये कहने लगे थे कि यूएसए को रिजेक्ट करो, जैसे आज चाइना को पूरा इंडिया रिजेक्ट कर रहा है ना, तो वैसे ही उस समय लोग रिजेक्ट करने लगे थे यूएस को। हालांकि 1990s, लेट 1990s की अगर हम बात करें, 1997, 98, 2000 और 2000 के बाद का समय, इस दौरान इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए। वहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, कुछ विजिट्स हुई, कुछ ट्रेड टाइज से शुरुआत हुई, और आज भारत और अमेरिका अपने रिश्तों को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। दोनों देश ट्रेड टाइज कर रहे हैं, बायलैटरल टाइज कर रहे हैं, और इसके अलावा कोऑपरेशन कर रहे हैं। ट्रंप और मोदी जी के बीच की केमिस्ट्री सभी ने देखी है। ठीक है, तो इंडिया एंड यूएसए रिलेशंस आर नाउ एट अ गुड स्टेज। अब जब इंडिया और यूएसए के बीच एक अच्छा स्टेज है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन बनता है यूएसए में, वो काफ़ी मैटर करता है। देखिए, चाइना और इंडिया की इस समय काफ़ी ज़्यादा तनातनी है दोनों देशों के बीच, और यूएसए ट्रंप की लीडरशिप में चाइना को यूएसए ने बहुत ही एग्रेसिवली काउंटर किया है। ट्रंप ने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर चाइना पे वार किया है, और अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो वो और एग्रेसिव तरीके से हो सकता है चीन पे वार करें, चीन की बैकबोन थोड़ा सा टूटेगी, और इससे इंडिया को थोड़ा सा एक फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, हालांकि जो ट्रंप के अलावा एक और कैंडिडेट हैं, जो बिडेन से ये उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा हो सकता है मॉडरेट रहें, वो चाइना के प्रति इतने ज़्यादा अटैकिंग नहीं हो सकते। अब यहाँ पे इन दोनों लोगों के जो डिसीजंस होंगे, या इन दोनों में से जो भी आएगा प्रेसिडेंशियल पद पे, वो चाइना के खिलाफ जैसा व्यवहार करेगा,
इंडिया को भी कुछ ना कुछ उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी यूएसए काफ़ी एग्रेसिवली काउंटर करता है चाइना को, तो इंडिया के लिए राह आसान हो जाएगी। अगर यूएसए मॉडरेट हो जाता है तो इंडिया को फिर थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल इस बात से हम नहीं नकार सकते, इस बात को हम नहीं नकार सकते कि यूएस इलेक्शंस मैटर अलॉट फॉर इंडिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अमेरिका में प्रेसिडेंट बनेगा उसके साथ इंडिया की अच्छी बनेगी और हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे। चलिए, तो ये थोड़ा जियोपॉलिटिकल इशू हो गया। अब हम बात करते हैं मैक्सिको में खादी की। तो मोदी जी ने अभी अपने मन की बात प्रोग्राम में बताया कि मैक्सिको में एक जगह है जहाँ पे खादी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है, खादी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसलिए मोदी जी ने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो खादी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। और अब ये वर्ल्ड में सिर्फ मात्र कई जगह प्रोड्यूस ही नहीं किया जा रहा बल्कि फेमस भी हो रहा है। ठीक है, मैक्सिको में एक जगह है जिसका नाम है ओहाका। ओहाका में क्या है कि बहुत सारे विलेजेस हैं। अब यहाँ पे जो लोकल गांव वाले हैं वो क्या करते हैं कि खादी का प्रोडक्शन करते हैं। और आपको बता दूं कि ये सारे गांव वाले यानी लगभग 400 फैमिलीज़ हैं इस एरिया में, वो सभी अपने लिवलीहुड, अपनी आजीविका खादी प्रोडक्शन से करते हैं। ठीक है, खादी के मटेरियल्स तैयार करके वो अपना लिवलीहुड कमाते हैं। ये जो खादी ओहाका है, ये एक फार्म टू गारमेंट कलेक्टिव है। इसे फाउंड किया है मार्क मार्कोस ब्राउन ने, एक अमेरिकन है जो मैक्सिको में रहते हैं, और उनकी वाइफ कलिंदी अट्टन है। तो ये तो नहीं कोई सिग्निफिकेंट बात कि कहाँ ये है, बट ये पूछा जा सकता है, हो सकता है यूपीएससी में कि खादी ओहाका इज़ फेमस फॉर व्हाट, है ना, या अ प्लेस इन मैक्सिको ओहाका इज़ फेमस फॉर व्हाट। खादी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और ये कोई सोच भी नहीं सकता कि मैक्सिको में एक जगह है जहाँ पे खादी, जो खादी के लिए फेमस होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़े से हमें ध्यान में रखनी होंगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। 2020 में 8वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आई है। इंडिया की रैंक है 153 कंट्रीज़ में से 144। बहुत ही निराशाजनक बात है कि हैप्पीनेस के इंडेक्स में इंडिया की रैंक इतनी कम है। शुरुआत की जो 5 रैंक हैं वो मिली हैं फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड नॉर्वे को। ठीक है, इंडिया के जो पड़ोसी हैं वो इंडिया से काफ़ी आगे हैं। बांग्लादेश की रैंक 107 है, श्रीलंका की 130, नेपाल की 92 है, पाकिस्तान की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 66 है। तो हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि ये किस बेसिस पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडिया में लोग इतने हैप्पी हैं और हम जितने इंडिया में हैप्पी हैं, हमें नहीं लगता कि वर्ल्ड में और कहीं ऐसा सीन है, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए तो बताया जा रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो चीज़ें ली गई हैं वो ली गई हैं पॉजिटिव इमोशंस को, सप्लीमेंटल लाइफ को, करप्शन को, इनइक्वालिटी को, अनएम्प्लॉयमेंट को। ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जिनकी वजह से इंडिया की रैंक कम हो सकती है। करप्शन अभी भी वास्तव में देश में है, इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता। इनइक्वालिटी है और अनएम्प्लॉयमेंट थी और कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये 2-3 कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हो सकता है इंडिया को रैंक कम मिली हो, बट इतनी कम की उम्मीद नहीं है। इंडिया में वास्तव में बहुत सारे लोग हैप्पी ही रहते हैं। हम सभी इंडिया में हैप्पीली अपनी लाइफ को लिव करते हैं और हम सभी प्राउड हैं टू बी इंडियंस। बट पता नहीं करके ये लोग कैसे रैंक निकाल देते हैं। खैर, हमको पढ़ना था तो इसलिए मैंने इस चीज़ को शामिल किया आज के सेशन में। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो ये बात होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको बता दूं कि 2020 इस साल में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज के पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार तालियां हो जाए। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्शन के क्या पाए गए हैं सबूत, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में दूध से बनी हुई चीज़ों का बनती थी। ठीक है, ट्रेसेस पाए गए हैं कि कुकिंग वेसल्स थे। कुकिंग वेसल्स में हो सकता है कि मिल्क वहाँ पे बॉयल किया जाता हो और कंज्यूम किया जाता हो, है ना। और एक बाउल जैसे में, एक कटोरे में कुछ ऐसा बचा हुआ भी है जो ऐसा लग रहा है कि गर्म किया हुआ मिल्क है, या उसमें गर्म किया हुआ मिल्क उसमें था, या उसमें कर्ड थी, दही थी। तो ये डेयरी प्रोडक्शन की चीज़ भी हो सकता है वहाँ पे हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है, दैट्स वाई हमने इसकी बात की। हालांकि अभी इस पर कंफर्मेशन कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, बट फिर भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है, दैट्स वाई वी डिस्कस्ड इट। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। ये दिया गया है, ये यहाँ पे मेरा मेल दिया गया है oaditya900@gmail.com। आप इस पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो।
और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, राल्स एजुकेशन नाम से है वो। और मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच अगेन।